साल 1857। ये सिर्फ एक साल नहीं है। ये भारतीय इतिहास का वो मोड़ है जब गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए एक ऐसी चिंगारी भड़की ना कि उसकी आग ने लंदन में बैठी ब्रिटिश सल्तनत की जड़ों तक को हिलाकर रख दिया। तो इसे सिर्फ एक सिपाही विद्रोह कहना, मतलब ये पूरी कहानी नहीं है। असल में ये थी भारत की आज़ादी की पहली गूंज। एक ऐसी आवाज जिसने आने वाली पीढ़ियों के दिलों में, आप कह सकते हैं, आज़ादी की एक लौ जला दी। तो चलिए आज इसी गूंज के पीछे की पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर इतनी बड़ी क्रांति की आग भड़की कैसे? अचानक तो कुछ नहीं हुआ होगा, है ना? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, उस भारत में जो 1857 से ठीक पहले का था, जहां आप समझ लीजिए जमीन के नीचे असंतोष का लावा ना बस उबल रहा था। देखिए, अंग्रेजों की सबसे बड़ी ताकत उनके हथियार नहीं थे। नहीं, उनकी असली ताकत थी उनकी कूटनीति। और उनकी नीति बिल्कुल सीधी और साफ थी, बांटो और राज करो। मतलब भारतीय राजाओं को ही एक दूसरे से लड़ा दो, शतरंज के मोहरों की तरह। उन्हें कमजोर करो और फिर उनकी सल्तनत पर कब्जा कर लो। कितनी शातिर और सोची समझी चाल थी ये। और इसी शातिर खेल का एक बहुत बड़ा हथियार था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब ये था क्या? ये एक ऐसा कानून था जिसके हिसाब से अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा, मतलब कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसका सदियों पुराना राज्य बस यूं ही सीधे अंग्रेजों के कब्जे में चला जाएगा। और इसका असर देखिए, झांसी, सतारा, नागपुर, एक के बाद एक कितने ही बड़े और गौरवशाली राज्य इस नीति का शिकार बन गए। सोचिए पूरे देश के राजघरानों में कैसा डर और गुस्सा फैला होगा। लेकिन यह गुस्सा सिर्फ महलों तक ही नहीं था, इसकी आंच तो हर घर तक पहुंच रही थी। गांव का किसान वो भारी टैक्स के बोझ तले दबा हुआ था। शहर का कारीगर अंग्रेजी माल के आने से बेरोजगार हो गया था। और इन सबसे ऊपर अंग्रेज लगातार हमारे धर्म और रीति रिवाजों में दखल दे रहे थे। लोगों को अब ये डर सताने लगा था कि उनकी जमीन ही नहीं, उनकी पहचान भी खतरे में है। तो माहौल आप देखिए पूरी तरह से तैयार था। बारूद का ढेर लग चुका था, बस इंतजार था एक चिंगारी का। और वो चिंगारी गिरी एक राइफल के रूप में। हाँ, वो चिंगारी थी एक नई राइफल, एनफील्ड राइफल। बात यह थी कि इसके कारतूसों पर एक परत लगी होती थी, जिसे इस्तेमाल करने से पहले दांत से काटना पड़ता था। और अफवाह ये फैल गई कि इस परत पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। ये हिंदू और मुसलमान दोनों ही सिपाहियों के धर्म पर एक सीधा हमला था, एक ऐसी बात जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अब फिर तो आग को फैलने में जरा भी देर नहीं लगी। 29 मार्च को बैरकपुर में मंगल पांडे ने पहली आवाज बुलंद की। पर देखते ही देखते 10 मई को मेरठ की छावनी में सिपाहियों ने जेलें तोड़ दी और अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिए। और अगले ही दिन 11 मई को इन बागी सिपाहियों का काफिला दिल्ली की तरफ बढ़ चला, एक नेता और एक पहचान की तलाश में। दिल्ली पहुंचकर इन सिपाहियों ने क्या किया? उन्होंने कमजोर हो चुके मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का शहंशाह घोषित कर दिया। ये एक सिंबॉलिक कदम था, पर बहुत बड़ा। और इसी के साथ विद्रोह की आग दिल्ली से निकलकर पूरे उत्तर भारत में फैल गई। तो अब मिलते हैं कुछ उन महान नायकों से जिन्होंने इस आग को हवा दी। जब भी 1857 की बात होती है, एक नाम है जो सबसे पहले जहन में आता है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। वो सिर्फ एक रानी नहीं थीं, वो इस पूरे विद्रोह की आत्मा थीं। हिम्मत, स्वाभिमान और बहादुरी की एक जीती जागती मिसाल, जिनका एक ऐलान आज भी हमारे कानों में गूंजता है। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक दहाड़ थी जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। रानी लक्ष्मीबाई ने सिर्फ झांसी में ही नहीं, बल्कि ग्वालियर तक अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए और अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हुए रणभूमि में हमेशा के लिए अमर हो गईं। कानपुर की तरफ चलें तो वहां नाना साहब ने विद्रोह का झंडा उठाया और उनके साथ थे तात्या टोपे। तात्या टोपे छापा मार युद्ध यानी गुरिल्ला वॉरफेयर के मास्टर थे। उनकी रणनीतियों ने अंग्रेजों को इतना नुकसान पहुंचाया कि वो लंबे समय तक अंग्रेजों की पकड़ से बाहर रहे। और लखनऊ में बेगम हजरत महल ने तो एक अविश्वसनीय कारनामा कर दिखाया। उन्होंने अंग्रेजों को शहर से बाहर खदेड़ दिया और अपने बेटे को नवाब घोषित करके कई महीनों तक लखनऊ पर अपना शासन कायम रखा। कमाल की बात थी ये। बिहार के वीर कुंवर सिंह की कहानी तो सच में अद्भुत है। सोचिए, 80 साल की उम्र में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ ऐसा लोहा लिया कि सब हैरान रह गए।
कहते हैं कि जब गंगा पार करते हुए उनके हाथ में गोली लगी तो उन्होंने अपना ही हाथ काटकर नदी को समर्पित कर दिया ताकि जहर शरीर में ना फैले। त्याग और वीरता की ऐसी मिसाल मिलना मुश्किल है। और फिर थे फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह, एक इतने करिश्माई नेता कि उनकी बुद्धिमानी और साहस का लोहा खुद अंग्रेज अफसर भी मानते थे। उनके जोश और रणनीति ने कई बार अंग्रेजी सेना को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। तो इतने बहादुर नायक, इतना जुनून और इतनी बड़ी बगावत, इसके बावजूद सवाल उठता है कि आखिर ये विद्रोह सफल क्यों नहीं हो पाया। चलिए इसकी कुछ बड़ी वजहों को समझते हैं। असल में ना, ये हिम्मत और तकनीक की लड़ाई थी। एक तरफ थे हमारे विद्रोही जिनके पास जोश और बलिदान का जज्बा तो बहुत था, लेकिन कोई एक सेंट्रल लीडर और कोई संगठित योजना नहीं थी। और दूसरी तरफ थे अंग्रेज जिनके पास थे आधुनिक हथियार, एक मजबूत कमांड और सबसे बड़ी चीज रेलवे और टेलीग्राफ का नेटवर्क, जिससे वो अपनी सेना को तेजी से कहीं भी भेज सकते थे और आपस में जुड़े रह सकते थे। तो हाँ, विद्रोह उस समय भले ही सफल नहीं हो पाया, लेकिन ये सोचना कि वो बेकार गया बहुत बड़ी गलती होगी। इसने भारत के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इसकी विरासत बहुत गहरी और बहुत दूर तक जाने वाली थी। इस विद्रोह के 3 बहुत बड़े नतीजे निकले। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हमेशा के लिए खत्म हो गया। दूसरा, भारत अब सीधे लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया। लेकिन तीसरा और सबसे जरूरी नतीजा वो भारत की जमीन पर हुआ। इस विद्रोह ने पहली बार पूरे देश में एक राष्ट्रीय चेतना जगाई। लोगों ने धर्म और रियासत से ऊपर उठकर खुद को एक राष्ट्र, भारत के रूप में देखना शुरू किया। 1857 में जो मशाल जली थी वो अगले 90 सालों तक बुझी नहीं। गांधी, भगत सिंह, नेहरू से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक आने वाली पीढ़ियों के हर स्वतंत्रता सेनानी के लिए ये महान विद्रोह प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत बना। तो 1857 सिर्फ एक असफल विद्रोह की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उस लंबे और कठिन सफर का पहला और सबसे जरूरी कदम था, जिसकी मंजिल थी 1947 की आजादी। 1857 की ये कहानी सिर्फ इतिहास की किताब का एक पन्ना नहीं है। ये हमें एकता की ताकत, बलिदान का मूल्य और अपनी आज़ादी के लिए लड़ने का जज्बा सिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि आज हम जिस आज़ादी में सांस ले रहे हैं, उसकी कितनी बड़ी कीमत चुकाई गई है। तो सवाल